Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। चलिए बेटा, कहाँ रह गए अपन? ठीक है बेटा, कुछ बातें कल जैसे कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया और फिर मैंने भी काफ़ी कुछ देख लिया है। तो आईसीएसई का भी बेटा सर्कुलर आ गया है 2 टर्म्स का, करेक्ट? तो Yes, sir. आईसीएसई ने भी बेटा सर्कुलर दे दिया है एंड दे हैव अपडेटेड द सिलेबस ऑल्सो। बस ये है बेटा, रिड्यूस सिलेबस में उन्होंने केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए हैं एज कम्पेयर टू सीबीएसई। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, कोई चेंज नहीं है सीबीएसई और उसमें। बट सीबीएसई ने बेटा 2 चैप्टर रिमूव किए हैं जो उन्होंने नहीं ऐड किए हैं, बट आईसीएसई ने उन चैप्टर्स को ऐड किया है बट ऑन मतलब लेसर लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा तो कंटेंट नहीं किया उनका ऐड, बट किया है। अदर देन दिस, फिजिक्स में बेटा वी आर ऑन द राइट ट्रैक। टर्म 1 का सिलेबस जो है वो हम इस मंथ से एंड से पहले पहले कर लेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में सिंस बेटा हमने कुछ फिजिकल के चैप्टर एक्स्ट्रा कर लिए थे तो उस चक्कर से हम थोड़ा सा बेग का पीछे भी। बट ये समझे कि हम इजी वे में टर्म 1 का सिलेबस अगले महीने के जाते हुए ख़त्म कर लेंगे बेटा, मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ इजीली, मतलब आपका। और केमिस्ट्री में हम टर्म 1 का सिलेबस करेंगे तो हम ऑलरेडी कुछ चैप्टर पहले कर चुके, तो वो ऑलरेडी हमारा काफ़ी सारा केमिस्ट्री तो ख़त्म ही हो जाएगा लगभग, मतलब ओवरऑल सिलेबस ही 18% से ऊपर हो जाएगा अपना। सो दैट इज वन थिंग। तो बेटा बात यह है कि हमें ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि प्रिपरेशन कैसे क्या करे कैसे नहीं, पढ़ाई थोड़ी सी करे एंड आई विल चेंज द स्ट्रेटजी बेटा। अब से, अब आज का टेस्ट तो जो भी है बेटा है, नेक्स्ट से आपके जो भी पेपर अब होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर पे बेस्ड होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट होंगे। ऑल राइट, क्योंकि हमें उसी की Yes, sir. प्रैक्टिस करनी है और वही हमें Yes, sir. एग्जाम में भी आएगा। तो आगे सर से फर्स्ट आप टर्म में सर कौन सा सिलेबस आएगा? फर्स्ट टर्म में बेटा आप, 50% में से? हाँ आपका फिजिक्स में फर्स्ट बुक कंप्लीट आ रही है ऐसा समझो आप। फर्स्ट बुक मींस ईएमआई, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, ठीक है? तो वो पूरा सर कोर्स ऑनलाइन हो एग्जाम जाएगा। होगा सर, बोर्ड तो। हाँ, फर्स्ट टर्म बोर्ड ने आपके आईसीएसई ने तो बोला ऑनलाइन होगा, बट सीबीएसई ने बोला है मोस्टली दे विल कंडक्ट ऑफलाइन। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है कंट्री में और क्या नहीं उस पर। बट ये समझ के चलिए बेटा, जैसे भी हो एग्जाम, ये मैटर नहीं करता कि कैसे होगा, हमें तो हमारी तैयारी रखनी पड़ेगी, करेक्ट? यस सर। तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि वो इस साल तो ले ही लेंगे, फ्री में तो नंबर नहीं देंगे मान के चलो, क्योंकि इस साल भी उनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है सब तरफ से। तो बेटा आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, टीचर्स देयर, आप तो जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो। मैं बेटा आपका डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूंगा आईसीएससी के बच्चों के साथ। मैंने बाइफरकेटेड सिलेबस के भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए हैं आपकी वेबसाइट से। सर देख लिया। हाँ अच्छा, देख लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो सर वैसे पढ़ तो जिन्होंने, क्या सर, मगर सर केमिस्ट्री का सिलेबस बता दो सर। हाँ बाइफरकेटेड सिलेबस की एक बार बात करूँ, जैसे केमिस्ट्री का सभी बच्चों का ध्यान, ये सबके नहीं है, बस इन चैप्टर एक एक्स्ट्रा है। तो केमिस्ट्री हम देखते हैं, तो बाइफरकेटेड सिलेबस के आपका सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया है आपके फिजिक्स, और यहाँ पे आपके मेटालर्जी जिसे हम आइसोलेशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये सीबीएसई नहीं है बेटा, ये मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। जो बच्चे पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये अलग से मैं क्लास लूंगा अपनी, तो क्लास हम अलग शेड्यूल करेंगे अगले वीक में, या फिर संडे को बेटा हम, यदि मैनेज हो पाएगा सभी बच्चों का, तो हार्डली 2 आवर्स का टाइम लगेगा, 2 to 3 आवर्स में हम फिनिश कर लेंगे, 2 संडे क्लास लेके, मतलब एक एक करके लेके। तो ये हम थोड़ा अलग से फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये सबको नहीं पढ़ना बेटा। ऑल राइट, अदर देन दिस लोग में पढ़ना है। और ऑर्गेनिक में बेटा ऑन द राइट ट्रैक, ऑर्गेनिक में आपको एल्कोहल, सॉरी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और एल्कोहल फिनोल ईथर, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस रखा है यहाँ। बेटा इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सीबीएसई ने इलेक्ट्रो फर्स्ट टर्म में इंक्लूड नहीं किया, बट इन्होंने किया है, सीबीएसई ने बायोमोलिक्यूल फर्स्ट टर्म में इंक्लूड किया है और आईसीएसई ने नहीं किया है। तो हम ये दोनों चैप्टर ही पढ़ेंगे बेटा। सर मैं बायो, पी ब्लॉक ऐड हाँ करके सर सही करा। हाँ, मैं बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ाऊंगा आपको और इलेक्ट्रो भी पढ़ाऊंगा। तो बेटा ये तो सब
भी बनाया साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इलेक्ट्रो या थोड़ा एक्स्ट्रा करने ही वाले थे हम टर्म वन का सिलेबस खत्म करके ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि बाकी बहुत कम टाइम दिया है। आप सोचो नवंबर में यदि एग्जाम करेंगे ये, तो आगे तो केवल हमें 2 मंथ से दिए, दिसंबर जनवरी, मतलब नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे तो केवल 2 महीने, जनवरी फरवरी। यदि 50% सिलेबस हम छोड़ देंगे तो जनवरी फरवरी में वो पूरा नहीं हो पाएगा। प्लीज मेक इट क्लियर। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि हम मतलब चीज को छोड़ देंगे या लीव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं, वो फिर बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, हमें दिक्कत आएगी। तो मेरा पहले भी प्लान था, मैंने ऑलरेडी बताया होगा बेटा, कि फिजिक्स में भी हम 2 चैप्टर लगभग एक्स्ट्रा करेंगे जो टर्म वन का प्रपोज सिलेबस है उससे, और केमिस्ट्री में भी, अब केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। एज सून एज वी विल फिनिश दीज 2 चैप्टर्स, अराउंड 90% केमिस्ट्री सिलेबस विल बी डन, 80 to 90% बेटा, 80% के आसपास तो हो ही जाएगा। as soon as we will finish these 2 chapters। तो केमिस्ट्री में बेटा एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बाद हमें 3 चैप्टर मेजर करने हैं, इलेक्ट्रो, बायोमोलिक्यूल्स एंड ब्लॉक। तो इन तीनों चैप्टर को करने में हमें अराउंड 1 मंथ तो लग जाएगा, तो इजीली मतलब सितंबर मिड तक जाएगा। बट इन केमिस्ट्री वी विल बी इन सिचुएशन कि हार्डली 2 से 3 चैप्टर बचेंगे, 1 महीने का भी काम नहीं बचेगा। तो ओवरऑल हम वो चीज फिर हम टर्म वन के बाद कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के बाद में, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। फिजिक्स में भी बेटा मैं कोशिश करूंगा 1 महीने तक हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, और देन फिर हम सितंबर मिड के आसपास आप समझ सकते हैं कि वहां से हम वापस पूरा रिवीजन और पूरा मतलब अपने टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू कर देंगे टर्म वन को लेके। ऑलराइट, तो पूरी प्लानिंग बेटा आई विल डू, यू डू नॉट वरी अबाउट इट। तुम मेन अपना फोकस करो कि कैसे क्या क्या पढ़ाई करनी है और कितनी करनी है। इज दैट क्लियर? मेक सेंस? सर सर जो सिलेबस सर फर्स्ट टर्म में आगे सर वो सेकंड टर्म में थोड़ी आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा। तो ये एक ओके सबसे सर। बड़ा फायदा हुआ इस बार कि जो फर्स्ट टर्म में आप पढ़ लोगे वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। तो ओवरऑल बेटा मैंने देख लिया है, डू नॉट वरी, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है हम भी एक्टिव हो जाते हैं। तो वो सारा मैंने एनालिसिस कर लिया है, सब कुछ देख लिया है। नाउ इट्स नॉट योर वरी। एल्कोहल, फिनोल, ईथर हम पढ़ ही रहे हैं, वो नेक्स्ट वीक की 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रो। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो कर लेंगे, पी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, ये कंटिन्यू चलेगा। तो ये एक चैप्टर बेटा इंडिविजुअल आपके हैं, तो ये हम थोड़ा सा अलग से कंप्लीट कर लेंगे साइड में, साइड बाय साइड हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो बड़े चैप्टर में केवल इलेक्ट्रो और पी ब्लॉक बचता है। इलेक्ट्रो भी बहुत बड़ा नहीं है, पी ब्लॉक थोड़ा सा है, बट ये रटने का है, तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा भी याद कर पाओगे तो हो जाएगा वो जल्दी। सर फिजिक्स में तो सर एमसीक्यूज में से न्यूमेरिकल हार्ड होंगे। क्या बेटा? एमसीक्यूज में से न्यूमेरिकल हार्ड लगेंगे सर। हाँ बिल्कुल, 100%। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी बेटा। हम प्रिपेयर कर रहे हैं खुद भी न्यूमेरिकल शीट्स और एमसीक्यू टाइप शीट्स वगैरह, तो आपको बिल्कुल टेंशन मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन की नीड नहीं है। एज सुन एज हम ये एक बार बेसिक कवर कर ले सारा, देन फिर मैं इसी प्रैक्टिस पे लग जाऊंगा। हम दोबारा पढ़ेंगे सब कुछ, और दोबारा मतलब बहुत डिटेल तो नहीं उस वे में, बट दोबारा जो पढ़ाऊंगा मैं वो रिवीजन होगा एक तरह से, एंड दैट विल बी मेनली फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो हम सारी वहाँ पे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ नीड है तो हम ऑब्जेक्टिव तरीके सीखेंगे बहुत सारी तरह के, हम ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, बैठ के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उनकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा होल्ड बन जाएगा विद इन 1.5 मंथ के टाइम पे अपने पास में, क्योंकि सितंबर मिड से भी हम लगते हैं तो नवंबर से पहले तो एग्जाम नहीं होंगे। एंड 1.5 मंथ बेटा 5 से 6 चैप्टर 7 चैप्टर कवर करने के लिए बहुत होता है, यदि हम लग के करें तो। क्योंकि 7 वीक तो हो ही गए ना, 6 से 7 वीक तो हो ही गए। सितंबर मिड से आप अक्टूबर जोड़े, और नवंबर में यदि एग्जाम होते हैं मिड में भी, तो भी आपके पास 6 से 7 वीक होंगे। सो इवन यू डिवोट चैप्टर पर वीक, इजीली वी विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, करेक्ट? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा भी तो चैप्टर बचा है। आज ये ईएमआई खत्म कर देंगे हम, और उसके बाद बेटा एसी और उस पर चलेंगे। अच्छा बेटा, इसका पेपर मैंने बना लिया है, बट कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर शिफ्ट द टेस्ट टुमारो। तो क्या बच्चा कंफर्टेबल है? कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरी तरफ से तो पेपर बना हुआ है। क्या हुआ, कहीं बाहर जाना है? यस सर।
अरे बेटा, The timing? अब वही तो डिस्कस करना है। तो सर मॉर्निंग ले लो सर, डेनिशा, वन थिंग कैन बी डन। सुबह ले लो। वन थिंग कैन बी डन। मैं 12 ले पेपर, लो सर। मैं तुम्हारे साथ डेनिशा पेपर शेयर कर दूँ, वॉन्ट शेयर इट विद एनी वन एल्स। इज दैट फाइन? तुम सॉल्यूशन सर करके सुबह भेज ले लो। देना। तो बेटा टाइमिंग थोड़ा सा एक डिसाइड कर ले, मुझे कोई दिक्कत सर नहीं है। मॉर्निंग कब तक मतलब हम जा सकते हैं टेस्ट के लिए? सर 10। मुझे चलेगा बेटा, आई एम फाइन विद इट। इवन 8 के 7 के बाद कब भी चलेगा मुझे। बेटा मॉर्निंग 10, इज इट फाइन विद एवरीवन? यस सर। सर आज क्या प्रॉब्लम है पर? बेटा कुछ बच्चे आज, जैसे एक दो बच्चे, एक बच्ची एब्सेंट भी है, उसने भी मॉर्निंग। रिक्वेस्ट की, और एक दो बच्चों को और मैसेज है कि सर कल टेस्ट कंडक्ट कर लीजिए, थोड़ा और पढ़ लेंगे हम। तो इट्स फाइन इफ वी कैन डू ओके दैट सर। बेटा। जस्ट एक रिक्वेस्ट है तो हम वो कर रहे हैं, यदि मैनेज हो जाए, और यदि नहीं है तो बेटा मैं एक इंडिविजुअल बच्चे की प्रॉब्लम है तो आई कैन ट्रस्ट, और उसको मैं पेपर शेयर कर सकता हूँ। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मेक 2 पेपर्स, है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा इतना जल्दी में। तो विल डिस्कस यस करने सर, दें 8 o'clock टुमारो। के बाद कभी भी। 10 पे ले ले फिर। और सब यस बच्चे सर। रेडी है? यस सर। मतलब ना का मतलब मैं हाई मान रहा हूँ। सो 10 to 11, मतलब साइलेंस का मतलब हाँ है। तो 10 से 11 तक खत्म कर तो लेंगे। 10 AM ना? हाँ 10 AM, मॉर्निंग 10 AM। सो 10 to 11 विल फिनिश, ओके ओके। सर। चलो, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए अब पढ़ाई करके बेटा आज चैप्टर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में एसी, उससे अगले वीक में ईएमआई, मतलब ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में फिजिक्स का सिलेबस तो टर्म 1 का ओवर हो जाएगा अपना, वैसे देखा जाए तो। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। बेटा पिछली क्लास में हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो कॉइल मानते हैं हम, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला एक नया बना के दिया, FIS अपॉन IP। क्यों? कि बेटा चॉइस हमारी होती है। कैसे? मैं बेटा इसमें यदि करंट फ्लो करवा के इसमें चेक कर रहा हूँ इंड्यूस्ड करंट, देन दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। यदि मैं बैटरी को यहाँ पे लगा देता और इसमें चेक करता तो ये प्राइमरी हो जाती, ये सेकेंडरी हो जाती। क्या मेरी ये बात समझ में आती है कि प्राइमरी या सेकेंडरी कोइल मारना हमारी चॉइस होती है, हम जैसा मन चाहे वैसा मान सकते हैं। इज दैट गुड? समझ आती है यस बात? सर। तो बेटा हम जैसी मर्जी हो उस तरह की कोई ले सकते हैं, हमारा जैसा मन हो वैसा कोई ले सकते हैं। तो इस बात को एक तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो बेटा हमारी मर्जी है तो फिर हम ऐसी मानेंगे ना जिससे कि आसानी हो। क्या? प्राइमरी ऐसी कोइल को मानते हैं जिससे सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना इजी हो। बेटा एक डेरिवेशन करते हैं, मैं 2 डेरिवेशन करवाऊंगा आपको, उन दोनों डेरिवेशन से आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे तो आएगा क्वेश्चन उसमें से ही आता है, बट उससे बाहर कुछ आएगा तो हम कर पाएंगे उनकी हेल्प से। So first of all, first derivation is mutual inductance. Mutual inductance of coaxial solenoids. Coaxial solenoids क्या होती है? मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो तुम समझ पाओगे उस डायग्राम से। देखना ध्यान से बेटा, ये इस तरह से है और एक सोलेनोइड ऐसे है। मतलब एक थोड़ी छोटी है इसके बीच में, मतलब यदि मैं इसका ब्रॉड व्यू तुम्हें दिखाऊं सिलेंडर्स की हेल्प से तो बेटा ऐसा कुछ बनेगा। ध्यान से समझना इसको कि कैसा है, थोड़ा फील करने के लिए। अच्छा टेस्ट कब का रखा? 10 बजे का रखिए बेटा, 10 बजे, ठीक है? यस सर। चलो तो बेटा देखो ये ऐसे कुछ सोलेनोइड्स है, एक अंदर रखी हुई है मान लो उसके छोटी, और एक सोलेनोइड ये बाहर वाली है थोड़ी बड़ी वाली। समझ पा रहे हैं बात को? ऐसा कुछ सेटअप है, एक बड़ी सोलेनोइड की एक इस पे एक छोटी सोलेनोइड रखी गई है। दिस इज अ सिस्टम लाइक दिस। बेटू ध्यान से सुनना। अब हम कुछ पैरामीटर मानते हैं, देखो पहले
तो अब मैं खुद नहीं बोल रहा किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी माने, हम खुद से सोचेंगे बेटा। बेटा एक बात बताओ, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान होता है या नहीं? हमें फॉर्मूला कहाँ का पता होता है? क्या सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होता है हम लोगों को? यस सर। तो बेटा हम सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। तो कौन सी प्राइमरी मानूं मैं? प्राइमरी एसी को मानते हैं जिसकी वजह से फ्लक्स निकालना आसान हो। नहीं बेटा, एसी को मानो जिसकी वजह से फ्लक्स निकालना आसान हो। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान हो उसी की वजह से फ्लक्स निकालना आसान होगा। तो बाहर वाली बेटा कोई भी सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है हमें पता है या नहीं? सबको पता है, बी होता है नॉट है नहीं। बेटा सोलेनोइड के अंदर पता है, तो एसी को मान लो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बेटा हम बाहर वाली जो ये बड़ी सॉइल दिख रही है इसको प्राइमरी बोल देते हैं, और जो अंदर वाली छोटी कोयल दिख रही है इसको बोल देते हैं सेकेंडरी। सॉरी बेटा, ओह माय गॉड, सेकेंडरी। ठीक है बेटा, और हम प्राइमरी में मान लेते हैं कि करंट आईपी जा रहा है। यही तो हमने डिस्कस किया था। वी अज्यूम दैट करंट आई इज गोइंग इन प्राइमरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिया हमने। तो बेटा इनके पैरामीटर्स लिखते हैं, देखो तो खुद को समझ में आएगा मैंने क्यों माना है ऐसा। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे। तो हम बेटू लिखते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स जो हम मान रहे हैं। तो पैरामीटर्स में बेटा हम प्राइमरी के यहाँ पे लिखेंगे और सेकेंडरी के इधर। सो फर्स्ट पैरामीटर बेटा हम लेंगे लेंथ। तो प्राइमरी कोइल की लेंथ है L, सेकेंडरी की लेंथ भी हम सेम मान रहे हैं L। नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज NP, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज NS। रेडियस की बेटा बात करें इनकी, तो रेडियस इज R, समझ गए होंगे, मतलब इसमें S जोड़ रहे हैं सफिक्स बेटा, इसमें P जोड़ रहे हैं। गुड, क्या इतना समझ आ रहा है हमें? एंड हियर इट इज गिवन बेटा कि RP जो है हमारे पास में वो ज्यादा है, रेडियस ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सेकेंडरी। यहाँ पे हमें ये बात दी हुई है, देखो। तो मतलब समझ आ गया, एक इनर सोलेनोइड है एक आउटर सोलेनोइड है बेटा। बोलो बात समझ आ रही है हमको? यस सर। चलिए बेटा, अब हम देखिए कि बेटा सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा। आपको पता है, हम लिख लेते हैं पहले ही फॉर्मूला कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है φS/IP। तो बेटा IP तो हमने मान ही लिया, किसी तरह तुम्हें सेकेंडरी से फ्लक्स निकालना है। तो अब खुद से बताओ बेटा सेकेंडरी से फ्लक्स कितना होगा। तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक चाहिए अंदर, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है बेटा, मन ही मन सोचो, फ्लक्स होता है B/A। तो हम यहाँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, सिंस ये सेकेंडरी सोलेनोइड बेटा देखो अंदर है सोलेनोइड के, और हमें बाहर वाली सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। तो जैसे ही हमें ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, हमें हमारे पास में वैल्यू भी मिल जाएगी कि कितना फ्लक्स है। तो फर्स्ट वी विल राइट मैग्नेटिक फील्ड inside primary, this is equal to B, this is B primary, this is equal to mu naught n primary I primary बेटा, mu naught n primary I primary। तो बेटा ध्यान से सुने, हमने बाहर वाली सोलेनोइड है उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो उसको प्राइमरी बोल दिया, इसको सेकेंडरी। क्यों बोला इसे प्राइमरी? क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है बेटा अंदर, और अंदर में फिर फ्लक्स निकालना बड़ी बात नहीं होगी। तो प्राइमरी के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NP/IP, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इनटू IP। समझ आ रहा है? अब मैं बेटा लिखूंगा फ्लक्स फ्रॉम सेकेंडरी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है जरा?
B into A. तो बी किसकी वजह से होगा? प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी पे फ्लक्स निकाल रहे हो तो बेटा इनटू एरिया ऑफ प्राइम, एरिया ऑफ सेकेंडरी। तो बेटा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन पी आई पी मल्टीप्लाई बाई सेकेंडरी का एरिया कितना होगा बताओ, पूरी सेकेंडरी का। बेटा एक सेकेंडरी टर्न का एरिया होगा पाई इंटू आर एस का बोल होगा कि नहीं? Yes, sir. ये कल क्लास में Yes, डिस्कस sir. किया था। एरिया ऑफ वन लूप होगा बेटा पाई आर एस स्क्वायर सेकेंडरी का, क्योंकि रेडियस आर है सेकेंडरी की। और कितने नंबर ऑफ टर्न है टोटल? Small n, टोटल बेटा टोटल जाएंगे एन एस इंटू capital एल, N. एन एस इंटू एल लिख सकते हैं उसे। तो बेटा टोटल एरिया कितना Yes, हो sir. जाएगा? क्या ये मल्टीप्लाई बाई एन एस इंटू एल? क्यों? एक एक लूप के एरिया को टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हमें ये टर्म टोटल एरिया देगी सेकेंडरी का? सो दिस इज द फ्लक्स। तो बेटा आपके सामने सेकेंडरी का फ्लक्स आ गया हमारे पास में कि क्या वैल्यू आई इसकी? इसकी वैल्यू आ गई बेटा म्यू नॉट एन पी आई पी पाई आर एस स्क्वायर एन एस इंटू एल। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो म्यू नॉट एन पी एन एस पाई आर एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई आई पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, फाइव एस निकाल चुके, आई पी पता ही है, आई पी तो तुम्हारे हाथ में है। एम कितना आ जाएगा? एम विल बी इक्वल टू, इसको आई पी से डिवाइड कर दो, तो एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन पी यूजिंग वन एंड इक्वेशन 2 we will have mu naught np ns pi rs square multiply by l because ip gets cancelled out, so this is the m। इसी में बेटा पिछली क्लास में सिखाया था पाई इंटू आर इंटू एल को क्या वॉल्यूम लिख सकते हैं? तो दिस कम्स म्यू नॉट np ns into volume of secondary where vs is the pi rs square into l। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, म्यूचुअल इंडक्शन आ गया इसका दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सुने बेटा, हमें दो कोइल थी, प्राइमरी मान, देखो कितना आसानी से फ्लक्स निकल गया बेटू। तो अच्छा अंदर वाले को मानते तो क्या प्रॉब्लम आती? सोचो, अंदर वाले को प्राइमरी मानता मैं तो क्या समस्या आती? थिंक अबाउट इट। सर अंदर वाले का फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी निकालना वजह से पड़ता है। हमें इतने दूर में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। चलो पड़ती कि नहीं पड़ती? क्योंकि बाहर वाली कोइल के लिए चाहिए होता ना फिर। तो बेटा सोलेनोइड के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमने सीखा है क्या? नहीं सीखा ना, ऑब्वियस सी बात है। गेटिंग इट? नो सर। तो इसलिए हमने बाहर वाले को प्राइमरी मान लिया। देखो हमारे हाथ में था, प्राइमरी मान के सॉल्व किया। प्राइमरी की वजह से सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सब बच्चों को पता है सर, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन सर पी। वैसे हाँ बोलो बेटा। सर इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना? नहीं, इनफाइनाइट सोलेनोइड बोलते हैं तब बेटा, और उसके आसपास के रीजन में, बहुत दूरी पे नहीं होता वो, एक्सेप्शन फिर वैलिड नहीं रहता। बेटा पैरेलल प्लेट की भी बात करते हैं, जब इनके सेपरेशन बहुत कम होता है तब हम इनके बाहर बेटा बोल पाते हैं, बट जैसे जैसे सेपरेशन ज्यादा होगा तब फिर हम उनके बाहर में नहीं बोलते। तो अनटिल ये सब चीजें नहीं है तो हम नहीं बोल सकते, और जीरो हो तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया बेटा। समझ में आई ना? यस सर। तो इस वजह से हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है बेटा, सबकी बुक्स में दिया होता है। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड डेरिवेशन, अगेन फॉर 3 मार्क्स इट इज आस्क्ड। तो क्या किया, पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स लिखा और फ्लक्स को डिवाइड कर दिया। बेटा मैथमेटिकल देखो तो ये सब कुछ पुराना ही है, फ्लक्स सीखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिखना सीखा हुआ है, तो बस एक नया फॉर्मूला करके आंसर निकाला है। इट्स अ 3 लाइन डेरिवेशन, बाकी तो सब तुम्हें समझाने के लिए और ये पैरामीटर्स लिए हैं हमने। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन बेटा। तो क्विकली इसको नोट डाउन करो जल्दी से।
वैसे तो बेटा जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर है उन पे डेरिवेशंस पे दिमाग मत लगाना, बट वो आने चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि कोई न्यूमेरिकल यदि अच्छा फंसा देंगे तो वो डेरिवेशन के बेसिस पे होगा, तो आप डेरिवेशन आना चाहिए आपको। बाकी जो बच्चे मतलब ऐसे हैं जिनको डेरिवेशन में बहुत दिक्कत है, बेटा फर्स्ट टर्म के डेरिवेशन पे हमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट फॉर्मूले रटे होने चाहिए फर्स्ट टर्म के लिए, फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो बेटा यदि समझो डेरिवेशन में थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि सर डेरिवेशन फर्स्ट टर्म में जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े हैं, हालांकि पहले तो नहीं छोड़ सकते थे, फिर पूरा पेपर ही उसके बेसिस पे होता था, बट अब बेटा डेरिवेशंस को हम चाहे तो वी कैन स्किप अ लिटिल बिट ऑफ डेरिवेशंस, है ना। आप डायरेक्ट थोड़ा प्रोसेस हल्का ध्यान में रखो और उसका फॉर्मूला ध्यान रखो अल्टीमेट, तो वो हमें प्रिपरेशन का तरीका और सब चीज़ें चेंज हो जाएगी अपनी फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग। बट एज ए नॉलेज पर्पज बेटा आनी चाहिए ये सब चीज़ें बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने अभी तक स्टाइल और वो सब चेंज नहीं किया कि एज ए नॉलेज पर्पज हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए बच्चों को। सर कंपटीशन लेवल पे भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, डेरिवेशन नहीं आते बेटा उतने, बट फॉर्मूले सब काम आते हैं और ये तरीका काम आते हैं बेटा। समझो कि इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन ला दिया जाए इसी क्वेश्चन में कुछ, तो वो कम्पिटिटिव का क्वेश्चन बन जाता है कि वहाँ पे मान लो आपको लेंथ छोटी बड़ी कर दी कि बड़ी सोलेनोइड की लेंथ बड़ी है, छोटी की छोटी है, या कुछ भी मतलब चेंज कर देते हैं बेटा वो, तो वहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन की है तो तुम अटकते नहीं हो, वो फिर हेल्प कर जाता है और कोई बात नहीं होती है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। सर न्यूमेरिकल ही अटकाते हैं बस। हाँ अभी बेटा उसी पे प्रैक्टिस करेंगे हम, मतलब ये मान के चलो अब अगली बार से अपन उसी पे फोकस। फिजिक्स में तो मैं बता रहा हूँ ना अपना काइंड ऑफ बहुत जल्दी हो जाएगा, एक चैप्टर एक्स्ट्रा करेंगे बस फिजिक्स में हम। सर मैंने जेई का पेपर देखा था सर, उसमें 70% तो न्यूमेरिकल ही थे। हाँ जी में तो न्यूमेरिकली आते हैं बेटा, तो हमारा ये फिजिक्स का मतलब अगले से अगली वीक खत्म, और उसके बाद हम एक चैप्टर एक्स्ट्रा करेंगे टर्म 2 का, देन उसके बाद फिर हम वापस टर्म 1 को ले लेंगे पूरा, मतलब रिवीजन और पूरा अच्छे से सारा सब कुछ। कि बेटा देखो जान झोंकनी है वो टर्म 1 में ही झोंको, टर्म 1 जैसे भी होगा, क्योंकि टर्म 2 नहीं हो पाया तो सीबीएसई या आईसीएसई हो सकता है टर्म 1 को ही कंसिडर कर दे। तो तुम तो ऐसा समझो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम यही है, मेन बोर्ड एग्जाम। ये जितना बट सर अच्छा होगा उन्होंने उतना ऑप्शन अच्छा दिया ना कि टर्म 2 ऑनलाइन भी हो सकता है। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ अभी कुछ फिक्स नहीं है ना बेटा, समझ रहे हो, अभी तक कुछ नहीं है। अभी टर्म 1 कितना सक्सेसफुल रहता है इनका, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो हमें क्या हमारी तरफ से पूरी प्रिपेयर जान झोंकनी इसी में, हम ये समझ लो यही बोर्ड एग्जाम अपने लिए। फिर वो उन्होंने ये भी तो कहा है कि जरूरी नहीं वो टर्म 2 कंडक्ट भी करे अभी तक, यदि मतलब टर्म 2 यदि फिजिबल नहीं हुआ तो हो सकता है कंडक्ट ना भी करे, यदि सिचुएशंस ना हुई तो फिर वो टर्म 1 को ज़्यादा वेटेज कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हमारी तरफ से हमें कंसिडर करना है दैट दिस इज गोइंग टू बी द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके अकॉर्डिंग जान लगाओ। अब इतना टाइम नहीं बचा है, इट्स अगस्त मंथ ऑलरेडी, तो अभी जो करंट चैप्टर हम जितने भी पढ़ेंगे उनको तो पूरा उसी पर्पज से पढ़ाई करो, उनको तो पूरा मतलब बहुत अच्छे से पढ़ो आप उसके अकॉर्डिंग ही, तभी काम बनेगा। डन बेटा, लिख लिया क्या? यस सर। ऑलराइट बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो हम बेटा नेक्स्ट जनरेटर की वर्किंग बेटा, अब ये वर्किंग थोड़ी समझनी है, ठीक है। तो बेटा हमारे 12th लेवल पे आपने जनरेटर सभी बच्चों ने 11th में मतलब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उस लेवल पे हमें 12th में नहीं सीखना होता है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है,
12th लेवल पे बेटा मैथमेटिकल वर्किंग में जाता है जनरेटर की, ठीक है ना। और वैसे भी हम सब्जेक्टिव नहीं लिख रहे तो वो आएगा भी नहीं, एंड दैट इज नॉट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। हमें इसकी वर्किंग समझनी है कि जनरेटर कैसे वर्क करता है, दैट इज गोना टू बी मोर इम्पोर्टेंट। तो आपने देखा होगा बेटा कि ऐसे जनरेटर की बात करता हूँ तो ऐसे दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बना फील देने के लिए तुम्हें। ऐसे बेटा आपका लूप लगा होता है, यहाँ पे एक्सल होता है इस तरह से, ठीक है, एक्सल टाइप से रहता है, और यहाँ पे ब्रशेज वगैरह जुड़ के आपकी बाहर के सर्किट से कनेक्शन वगैरह बना के ऐसे रखा जाता है उसे, दैट इज द पार्ट है ना अपना जो भी रहता है। बेटा होता क्या है एक्चुअली, देखिए हम जनरेटर में तो आपका ये जो लूप है वो ऐसे घूमता है इसमें ऊपर नीचे, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऊपर भी आएगा और नीचे भी जाएगा। आर यू गेटिंग इट कैसे घूमता है? मैं एक बार वीडियो भी टर्न ऑन करके तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ ताकि हम थोड़ा रिलेट कर पाए। तो कैसे बताएं हम, 1 सेकेंड बेटा। चलिए देखते हैं बेटा। वीडियो टर्न कर रहा हूँ मैं। हाँ मेरा पानी मत पीना। बेटा देखिए स्क्रीन वीडियो दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा सॉरी बेटा, वीडियो विजिबल है हमें? यस सर। थोड़ा सा यस सर। ऑलराइट बेटा, हम क्या बता रहे हैं समझो। आपका जो इसका वर्किंग होता है, देखो तो थोड़ा सा इसको वो करता हूँ। तो जो वर्किंग होती है हमारी जनरेटर की वो कुछ ऐसी होती है, यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो ऐसा समझो ये लूप है बेटा, और दोनों तरफ यहाँ पे एक बड़ी सी मैग्नेट होगी, यहाँ पे एक बड़ी सी मैग्नेट होगी, और आप लूप को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे बेटा ऐसे घुमाया जाता है उसमें, ऐसे घुमाया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या हम? यस सर। तो बेटा होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका, और मैग्नेटिक फील्ड में लूप घूमता है। अच्छा मैंने आपको याद हो तो पहला एक्सपेरिमेंट जब पहली क्लास में EMI सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में से गोल गोल घुमाने से तो करंट नहीं आता, बट मैग्नेटिक फील्ड में से परपेंडिकुलर घुमाने से करंट आता है, ऐसे ऐसे पूरा। Yes, sir. याद करो। तो इससे फर्क क्या पड़ा Yes, बेटा? sir. समझने की कोशिश करें फर्क क्या पड़ा। सपोज करो ये लूप ऐसे है बेटा, ये ब्लैक पेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और दूसरा कोई पेन नहीं दिख रहा मुझे, ये पेन कौन ले जाता है मेरी डेस्क से? कोई बात नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं है, दवा की ट्यूब है, इससे समझेंगे है ना आसपास। तो सेकंड बेटा एक ये समझो कि ये जो दवा की ट्यूब है, ऐसा फील करो कि ये डायरेक्शन है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, और बेटा ये जो लूप है ये है अपना जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। बेटा ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप के घूमने से तुम अज्यूम करके रखना कि ये तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, फिर मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा पहले देखो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इनके बीच में क्या 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें इस सिचुएशन में? यस सर। यस सर। अब देखो जैसे जैसे ये प्लेट घूमी, क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदल रहा है? फील करके देखो, क्योंकि वो तो ऐसे है, देखो ये तो ऐसे रह गई क्योंकि ये तो सीधी रहेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो, बट एरिया वेक्टर की इस तरह से इंक्लाइन हो गया, तो एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल साथ के साथ बदलता रहेगा। तो जैसे जैसे ये घूमती है वैसे वैसे आपके एरिया वेक्टर फिर से देखो 90 होगा, फिर से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 हो जाएगा, और जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोस थीटा कंटिन्यूअसली बदलता है। समझे क्या बात को? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इन द केस ऑफ जनरेटर बेटा, लूप को जब दो मैग्नेट के बीच में से घुमाया जाता है, जब मैं लूप को दो मैग्नेट के बीच में ऐसे से घुमाता हूं तो कौन सी चीज बदलती है? BA मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलता, एरिया भी नहीं बदलता,
बट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदल रहा होता है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा आपको? यस सर। बिल्कुल बढ़िया। तो इसी के बेसिस पे सारी वर्किंग है। अब देखो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं हम। अब आपको समझ आएगा, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ लेट्स सी द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस। देखिए बेटा, अब ये 100% समझ में आने की बात हो जाएगी यदि इतना भी समझ आया तो देखो किस तरह से बेटा होती है जनरेटर की वर्किंग। तो मैं बताने के लिए, समझाने के लिए बेटा ऐसे मान रहा हूं कि हमारे पास में से बेटा ऐसे मान लो कि ऐसे इस तरह से आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था अंदर, क्योंकि पेपर पे बेटा 3D में मैं उसको घुमा नहीं सकता, ऐसे बनाऊंगा तो डायग्राम। तो हम ऐसा मानते हैं कि प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और एक लूप रखा हुआ है बेटा ऐसे। उस लूप को एक्सिस के आउट हम घुमा रहे हैं ऐसे ओमेगा से। वी आर रोटेटिंग दिस लूप विथ ओमेगा, ठीक है ना बेटा। ओमेगा स्पीड से हम इस लूप को घुमा रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, जैसे मैंने सिखाया तुम्हें। तो फील करो ऐसे ऊपर आएगा, वापस पलटेगा, वापस अंदर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, तो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। क्लियर? तो बेटा ओमेगा स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसका एरिया है ए। एरिया इज ए, इसका एरिया गिवन है। बेटा हम आपसे एक छोटी सी चीज पूछे तो सभी बच्चे बताएं। इन टाइम टी, लेट्स से टाइम टी तक ऑब्जर्व करते हैं हम इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्क्रीन यस सर। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लूप, लूप का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। बेटा ऐसा कैसे लिख पा रहा हूं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है वीटी, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। यस सर। वेयर थीटा इज, ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम बेटू। गुड। इज दैट गुड बेटा? चलो आगे देखो। अब तो हमें बेटा थीटा पता चल गया। अच्छा मुझे बताओ फाई क्या होता है? फाई होता है बेटा बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए। यही तो होता है। अच्छा थीटा कितना है? ओमेगा टी रख दो यहाँ पे, तो फाई की ओमेगा वैल्यू आ टी। गई बेटी बी ए कोस ओमेगा टी। अब देखो तुम्हारे सामने खुद ही सारी वर्किंग आ जाएगी। बेटा समझो यहाँ पे समस्या क्या है, उस समस्या को समझना। मैंने आपको बोला था कि एक जगह ऐसा आएगा बेटा जहाँ लेंज लॉ उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा और हमें फेराडे के लॉ का साइन कंसिडर करना पड़ेगा। याद करो, बताया था क्या मैंने? बोलो। मैंने जब फेराडे लॉ सिखाया था तब बोला था बेटा कि केवल एक केस ऐसा आएगा जहां पे हमें लेंज लॉ से वर्किंग नहीं होगी, फेराडे लॉ का माइनस साइन लेना है, वो यहाँ लेंगे हम। बेटा यहाँ पे क्यों लेंगे हम? क्योंकि बेटा लूप इस तरह से घूम रहा है कि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते ईएमएफ की डायरेक्शन। हर कदम पे ईएमएफ की डायरेक्शन बदल रही है। तो इस केस में हम मैथमेटिक्स के थ्रू बढ़ते हैं। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। हम लेंज लॉ यहाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करंट वो डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। तो बेटा हम माइनस का सहारा लेते हैं और सब कुछ उससे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या वैल्यू आएगी। बी ए तो कांस्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस बी ए, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोस? एनीवन? माइनस माइनस ऑफ साइन। बहुत अच्छे बेटा, साइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, क्योंकि इसका अंदर जब भी कुछ साथ में होता है तो वो भी बाहर आता है। बेटा ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल comes out to be BA omega sin omega t. This is very very important beta, and this can also written as E equal to E naught sin omega t. तो पूरा बेटा देखो, आपने देखा होगा घर में ऐसे को हम कैसे ड्रॉ करते हैं अभी बताऊंगा। वेयर ई नॉट किसको बोल रहे हैं बेटा? बी ए ओमेगा।
वेयर ई नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ। अच्छा हम पूछे बेटा इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो क्या आएगा सर बोलो। डिवाइड बाय आर। बिल्कुल बेटा, इंड्यूस्ड करंट बेटा मान लो लूप का रेजिस्टेंस आर था, तो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा आई इक्वल टू ई बाई आर, दिस इज नथिंग बट ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, एंड इफ वी कॉल ई नॉट बाई आर एज आई नॉट, सो आई कैन कॉल इट आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं साफ साफ से क्या करंट का फंक्शन हमारे साइन का फंक्शन आ रहा है, यस सर। where R is the resistance. I am calling it resistance of loop. बेटा इनका डायग्राम जब बनाते हो आप, आपने हमेशा देखा होगा हम ऐसे का प्रिफरेबल डायग्राम ऐसा बनाते हैं बार बार, और अगला चैप्टर का टॉपिक है, अगले चैप्टर की शुरुआत यही से होगी, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है ना इसी से होगी अगले चैप्टर की शुरुआत, तो इसको ध्यान देना है, इसी इक्वेशन से अगले चैप्टर शुरू होगा। तो बेटा ईएमएफ क्यों बनाऊं मैं, तो ईएमएफ ऐसा होगा, देखो साइन फंक्शन, जहां मैक्सिमम वैल्यू होगी ई नॉट और ये इसकी वैल्यू चलती जाएगी। सिमिलरली करंट के बात करूं बेटा मैं, करंट का भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा आई वर्सेस टी। तो तुम साफ देख सकते हो बेटा, आधे हाफ के लिए पॉजिटिव करंट, आधे हाफ के लिए नेगेटिव, फिर से आधे के लिए पॉजिटिव, फिर से आधे के लिए नेगेटिव, तो ये सिचुएशन चल रही है, दैट्स व्हाई कॉल इट एसी। तो वर्किंग क्या है, जब बेटा लूप घूमता है तो उसका एंगल कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, क्योंकि बेटा देखो टाइम बदलेगा तो थीटा बदलेगा, और एंगल चेंज हो रहा है तो कोस थीटा चेंज होगा, कोस थीटा चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, देखो डिफरेंशिएट करके, और ईएमएफ आया तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। सो दिस इज एक्चुअली द वर्किंग एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट वर्किंग। तो वर्किंग के नाम पे बेटा हमें मैथमेटिकल वर्किंग सीखनी है अपने 12th लेवल पे। अब हमने 10th में ये सब नहीं सीखा था, डायरेक्ट बोल देते थे कि हम क्या है, मतलब ये बस करंट ऐसे फ्लो करता है और वो साइनसोइडल होगा वगैरह वगैरह, बट वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन। तो बेटा सिंस डेरिवेशन तो आएंगे नहीं अब आपके, तो हमें ये बेसिक ध्यान रखना है कि मान लो कोई थीटा पूछ दे कितना है, ओमेगा दे के टी दे के, कोई आपसे फ्लक्स पूछ दे कितना होगा वैल्यूज देके, कोई आपसे ईएमएफ पूछ दे वैल्यू वगैरह देके कि ये इतना है ये इतना है, तो बताओ मैक्सिमम ईएमएफ दे दो, कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे इससे, आपसे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस देके करंट पूछ दे मैक्सिमम, या करंट का एक्सप्रेशन पूछ दे, ये सारी चीजें हमें दिमाग में होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। इज दैट क्लियर, समझ आती है ना बात? यस सर। तो जल्दी से लिखो बेटा, यस सर। बहुत बेसिक बेटे, बहुत टफ नहीं है, आसान है बहुत, क्विकली लिखो जरा। Is it done?
आई होप लिख लिया होगा। आगे चलूँ मैं? यस सर। बेटा टेस्ट का ध्यान रखेंगे, मैं लिख भी देता हूँ, बच्चे भूल न जाए। कल 10 बजे आप फिर सभी अवेलेबल रहे मॉर्निंग 10 PM। यस देयर विल बी टेस्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमको। ऑल राइट, चलो लास्ट टॉपिक बेटा चैप्टर से, एडी करंट। सर ट्रांसफॉर्मर भी तो है। ट्रांसफॉर्मर दिया है क्या हमारे? एसी में है बेटा वो। यस सर। एसी में आएगा बेटा, एसी के पार्ट में है ना। मतलब है बट एसी के साथ है, इस चैप्टर के साथ नहीं है जुड़ा हुआ। मतलब हो सकता है आपके यूनिट का सिलेबस में आपने पढ़ लिया हो, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ एसी। तो पहले हम सर अल्टरनेटिंग उसमें भी है और बुक में भी। हाँ नहीं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, उसके एंड में आएगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जैसे यहाँ जनरेटर की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर आएगा, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी, बट इस चैप्टर के पार्ट में नहीं है। ओके तो बेटा देखो, ईएमआई एंड एसी पूरी यूनिट की तरह चलता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट इज ईएमआई, तो ईएमआई के पार्ट पे वो एक तरह से नहीं है, हमारे एसी के पार्ट पे आएगा एक तरह से। ऑलराइट, तो हम एसी में देखेंगे जनरेट मतलब ट्रांसफॉर्मर को, चाहे यहाँ देख लो चाहे वहां पर, जैसे एसी के साथ में देखेंगे उस पार्ट को हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एडी करंट्स पे हम बात करें तो देखो क्या रहता है बेटा। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बहुत बेकार बनता है, मेरे से बनता ही नहीं है, बट लेट अस ट्राई, कोशिश करते हैं बनाने की, बन जाए तो शायद बन जाए, क्या पता। तो ये है एस पोल, ठीक है बेटा, कुछ तो बना, सही सही लगेगा, थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, और दूसरा बेटा आएगा आपका, एक्चुअली दिस इज अ 3D व्यू, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है 3D डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जो। दिस इज नॉर्थ पोल, ऑलराइट, और यहाँ पे हम लगाएंगे पिवोट। इस तरह से ये है। ऐसे ये बेटा इसके बीच में झूल रहा है, ऐसे समझो ना। तो अभी डायग्राम क्या है, थोड़ा टिपिकल बेटा बनने में दिक्कत आती है, तो एक बार आप बुक से भी देखना इसके डायग्राम को। ऑलराइट, तो बेटा क्या सेटअप है, मैं सेटअप समझाता हूँ। यहाँ समझो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मतलब दो मैग्नेटिक पोल से मैग्नेट रखी हुई है, मतलब यू शेप समझ लो बेटा। उसके बीच में आप किसी एक लोहे का सब्सटेंस समझ लो, आयरन लाइक सब्सटेंस है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल टाइप सब्सटेंस है, जिसको आप इसके बीच में घुमाने के लिए छोड़ देते हो। मतलब इसको ऐसे किसी एंगल पे ले जाके मान लो छोड़ दिया, तो बेटा जब ये इसके अंदर आएगा और जब इसके बाहर जाएगा तो इसका कुछ बिहेवियर देखने को मिलता है। क्या बिहेवियर, सोचो बेटा ये मेटालिक जो प्लेट है, तो मेटालिक प्लेट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो मेटालिक प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पे फोर्स लगेंगे और उनका मोशन होगा, जिसकी वजह से करंट आएगा बेटा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो वो करंट जो इस मेटालिक प्लेट में फ्लो होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेटअप, तो उसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको, एडी करंट को समझने के लिए। समझे, पहले मैं इसकी एक बार डेफिनेशन देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल लाइफ सिनारियो बताता हूँ, जिससे हम थोड़ा समझ पाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, सुनो, दिस इज ए टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, मतलब सर्कल की फॉर्म में होती है बेटा, सर्कुलर फॉर्म में बनती है, which produces due to moving conductor in external magnetic field. External magnetic field, or when conductor
इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ध्यान से सुने, क्या या तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है बट कंडक्टर मूव करे, या सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करें और कंडक्टर उसमें रख दें। तो दोनों केस में क्या होता है, उसमें करंट, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है बेटा मेटल और कंडक्टर में। तो इस फिनोमिनन को बोला जाता है, इन करंट्स को बोला जाता है एडी करंट। ठीक है ना। तो इस करंट्स को बेटू एडी करंट बोलते हैं। अब आप सोचिए कि कैसे क्या डेवलप होता है, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। मैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेटा इसमें बात करता हूँ तो इन प्लेट्स में कुछ ऐसे करंट डेवलप होता है, सुनना ऐसे बेटा सर्कुलर करंट की फॉर्म है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे बनते हैं, इनमें करंट फ्लो करते हुए ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल तुम्हें बताऊं तो बेटा कभी नदी के किनारे जाके नदी में पत्थर फेंक के देखा है किसी ने भी? यस सर। क्या हमने किसी ने, जैसे नदी के पास जाओ आप और बेटा उसमें पत्थर फेंक के मारो तो आप देखोगे कि ऐसे पत्थर फेंकने से चारों तरफ लहरें उठेगी, ऐसे सर्कुलर फैशन में आगे की तरफ उठती है, बढ़ती है क्या? यस सर। वे बन जाती है। हाँ। तो सेम उसी तरह का यहाँ पे करंट देखने को मिलता है। बेटा तुम्हें ताजुब होगा जान के इसका हिंदी में नेम जैसे बोलूँ हम तो इसको बोलते हैं भंवर धारा। तो मतलब ऐसे घूमती हुई, तो एडी करंट्स तो ऐसे नाम आ गया, बट ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स टाइप से होती है। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो फील होता है, पानी को बिहेवियर को देखना, उसी तरह की बेटा करंट देखने को मिलती है। तो बेटू हम देखें कैसे फ्लो करेगा। सपोज करो बेटा मान इसको ऊपर जगह मैंने छोड़ दिया, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो बेटा यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ देखो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये अंदर आ रही है तो बेटा अंदर आ रही है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रही है, करे रही है कि नहीं? ध्यान से, ये सब पूछेगा नहीं, बस समझा रहा हूँ क्योंकि इस पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा व्हेन द सब्सटेंस गेट्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉट द पार्ट, बस समझना, व्हेन प्लेट गेट्स इनसाइड, जब प्लेट के अंदर जा रही है तो क्या बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? और क्या धीरे धीरे अंदर जा रही है तो एरिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे ऐसे ये क्वेश्चन देखो, तुम सब भूल जाते इसलिए तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन। वो टाइम वाला। तो क्या ये धीरे धीरे थोड़ा पार्ट अंदर गया था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर फ्लक्स आया था कि नहीं आया था? और ईएमएफ वाला सेम बेटा यहाँ होता है। ये जब अंदर जा रही होती है तो अंदर जाएगी तो धीरे धीरे तो जाएगी या एक साथ पूरी चली जाएगी? थोड़ी सी बाहर देखो बेटा, थोड़ी अंदर गई मैग्नेटिक फील्ड के, फिर थोड़ी और गई, फिर थोड़ी और गई। तो बेटा जब अंदर जाएगी तो व्हेन प्लेट गेट्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस जो था वो बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे अंदर जाएगी। पहले थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर ज्यादा एरिया जाएगा तो ज्यादा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? क्या ऐसे फ्लो करेगा कि वो इस तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाए? बोलो करेगा कि नहीं? यस सर। अब इसको 3D में विजुअलाइज करो तो ऐसे क्लॉकवाइज करंट मानो तो वो उसकी वजह से आपका फील्ड आएगा इसी तरफ में, और एंटी क्लॉकवाइज बेटा देखने के फर्क पड़ेगा, देखने का भी फर्क पड़ेगा कि कैसे आपको ऑब्जर्व करना है। तो फील करके देखो कि किस तरफ से देखने पे कैसे बात करूं। तो बेटा यदि करंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि करंट हम बात करें इसमें नीचे की तरफ जाते हुए, इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हुआ तो हाथ को करके, सॉरी क्लॉकवाइज, तो हाथ करके देखो क्या इसके अपोजिट फील्ड आएगा? इस तरफ उंगली घुमाओ तो क्या इसके प्लेन के अंदर की तरफ आएगा कि नहीं? अरे आएगा ना, समझ आ रहा है बेटा? तो इसमें करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज सेंस में, तो जो सर्कुलेटिंग करंट आएगा वो ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा। अब उसका उल्टा जब ये बाहर जाएगी तो बी इंक्रीज, तो इस सेंस में यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बेटा सी अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वी आर डिसाइडिंग, यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दूं तो इसमें करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, तो अपना करंट जो आएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मुझे बताओ जब ये बाहर की तरफ जाएगी तब क्या? तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब बाहर जाएगी तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो करंट जो आएगी वो आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज।
तो इस तरह से बेटो आंसर करते हैं। हालांकि दिस इज नॉट वे दैट मच रिक्वायर्ड, अपने इतना ज़्यादा डीप बात की नहीं जाती बेटा एडी करंट्स की, बट स्टिल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है बेटा। चलो तो देखो बेटो क्या करते हैं हम। अच्छा पहली बात बेटा इसका यूज क्या होता है, तो बेटा हम क्या देखते हैं, हमें एक प्रैक्टिकल सिनारियो बताता हूँ। जब मैं इस पेंडुलम को ऐसे मुझे प्लेट लगा के मैं इसको झुला दूं ऐसे, तो बेटा ये पेंडुलम टाइप का सेटअप है। मान लो इसको रुकने में लगती है 10 सेकंड, बट जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको घुमाते हैं हम तो ये थोड़ा कम में रुक जाता है, मान लो 7 सेकंड में रुक जाता है। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ने इसके मोशन को अपोज किया है, मैग्नेटिक फोर्स ने। तो ये सब डैम्पिंग में काम आता है, मतलब रोकने में चीजों को और सब चीजों में। अभी समझेंगे कैसे बेटा, ध्यान से सुनना। तो हम क्या बोलते हैं, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर टेक्स 10 सेकेंड टू स्टॉप। मान लो बेटा कंडक्टर को 10 सेकेंड लगता है स्टॉप होने में, सब समझा रहा हूं बेटू आपको मैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर टेक्स, लेट से एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, 7 सेकेंड टू स्टॉप। ये इट इज जस्ट एग्जांपल, वैल्यूज रियल नहीं है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अब समझो अब क्या सिखाने जा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर स्टॉप्स इन लेस टाइम, कंडक्टर स्टॉप्स इन लेस टाइम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। कभी नाम सुना है क्या, पहली बार ही सुन रहे हैं हम लोग। फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग। तो बेटा ऐसे फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा ये जल्दी स्टॉप हो जाता है। समझ आया क्या, दिमाग में जा रहा है बात? हाँ अच्छा बेटा, वैसे देखो यहाँ मैं रियलिटी में जाऊँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गलत बना दी थी, इसको आप सही कर लेना ना। मैं वैसे सोच रहा था बट मैंने कहा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं करवा ही देता हूँ, गलत मत करना बेटा। मैग्नेट के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका क्रॉस की तरफ होगा इस मैग्नेट की वजह से, है ना। सो प्लीज डू नॉट मेक इट कंफ्यूजन, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका मैग्नेट का, है ना। नॉर्थ को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह लेते हैं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या ऐसे समझे क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम ध्यान दें, तो क्रॉस में बढ़ रहा है तो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अंदर आएगा, तो अंदर बढ़ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, ताकि एंटी क्लॉकवाइज लेने से क्या होगा कि आपका बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है ना। ये गड़बड़ ना करें हम। और यहाँ पे बिटू फिर आंसर आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह होगा, यहाँ पे फिर होगा क्लॉकवाइज जब बाहर जा रहा होगा, और यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आपका जो कंडक्टर वगैरह है यदि वो स्विंग कर रहा है तो उसका टाइम रुक जाता है, दैट वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। ऑल राइट, अंडरस्टूड बेटा, ये बात समझ आती है हमको। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। ये डायग्राम अभी मत बनाओ, भले बाद में बना लेना, ये भी लिख तो लेना आप, यहाँ पे लिख लेना है। और ये डायग्राम बाद में बना लेना, आप अपनी बुक से समझ सकते हैं, फिर एक रफ डायग्राम बना लेना। बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि मेरे से खुद से भी डायग्राम बनने में काफ़ी दिक्कत ही आती है मुझे।
तो बेटा कोई बच्चा सोच के बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, ये रुक क्यों जाती है? थिंक अबाउट इट। सर ऑपोजिट फोर्स लगता है। फोर्स तो है जो है बेटा, बट सोचो और क्या वजह होती है। बेटा देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ। आपके जब करंट फ्लो करेगा बेटा इस प्लेट में, तो हमें पता है जब भी करंट फ्लो करेगा तो आपके प्लेट गर्म होने लगती है और पावर लॉस होता है। और पावर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। पता है ना हमें? करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बेटा इसकी एनर्जी लॉस, पावर लॉस उतने टाइम में हम एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं। तो बेटा इसमें पावर का लॉस होता है ड्यू टू करंट जनरेशन। तो सपोज करो कि जो भी पावर थी इसके पास, इसकी जो भी एनर्जी थी, उसका कुछ हिस्सा आपका करंट की वजह से हीट में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा बेटा हीट में खत्म हो जाता है। इस वजह से थोड़े कम टाइम में रुक जाता है, एनर्जी की टर्म्स में हम समझे तो। क्योंकि यहाँ एनर्जी से समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सबको पता है करंट फ्लो करता है तो पावर लॉस होता है आपका, या हीट लॉस होता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी जाती है। करेक्ट? तो इसके पास बेचारे के पास जो एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में चली जाती है, इस वजह से थोड़ा जल्दी रुक जाता है। एनीवे लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। Is this done? यस सर। चलो बेटा, अब देखो मैं जब बात कर ही रहा फॉर 2 हूँ। मिनट। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, लिखो। डन सर। 10। ओके बेटा, चलो हम आगे बढ़ाएं। यस सर। चलिए बेटा, अब देखिए मैंने बेटा पावर लॉस की बात की। पावर लॉस टू इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा इंड्यूस्ड करंट की वजह से पावर लॉस क्या होगा, हमें सबको पता है। पावर लॉस जो हो जाएगा वो होता है आई स्क्वायर आर। तो हमें साफ पता चल रहा है, मान लो बेटा एक कॉपर प्लेट ली थी कंडक्टर में, हमने कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर प्लेट ली, और लेटर सपोज की रेजिस्टेंस आर है बेटा। तो रेजिस्टेंस यदि आर है आपकी कॉपर प्लेट का, तो पावर लॉस तो आपका आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और एक और चीज समझ सकते हैं बेटा यहाँ से कि पावर प्रोपोर्शनल टू आर हम बोलना चाहे तो, या पावर प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों चीज बोल सकते हैं हम। अब समझदारी की बात यह है बेटा कि पावर लॉस को यदि कम करना है हमें तो क्या करें? तो द बेस्ट आइडिया टू रिड्यूस द पावर लॉस इज डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ठीक है? टू रिड्यूस पावर लॉस हमें क्या करना चाहिए? हम प्रिफर करते हैं बेटा, सॉरी, एरिया को बढ़ा देना चाहिए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों? कई बच्चों को सोच रहे होंगे सर रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर कम कैसे होगा? सोचो, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो पावर लॉस कम कैसे होगा? जबकि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिख रही है। बेटा समझो इस पॉइंट को, क्या करंट होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? यस और नो? यस सर। तो बेटा जैसे ही तुम आर को बढ़ाओगे क्या करंट घटेगा? और करंट घटेगा तो इन दोनों में से बेटा इस चीज को तो बढ़ा दो, बट इसको घटा दो। बट किसका इफेक्ट ज्यादा होगा इसमें से? यहाँ स्क्वायर इफेक्ट है।
तो क्या बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके पावर लॉस कम किया जा सकता है। वापस समझो, वापस समझो यस सर। बेटा, वापस समझना। मैं रेजिस्टेंस को डबल कर तो करंट क्या लगभग आधा हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला समझो। पावर इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर इंटू 2। तो क्या फिर भी हाफ आ गया? तो क्या पावर इनिशियल की हाफ हो गई क्या? मतलब इस डेटा में हाफ हो रही है, बट क्या डिफरेंट आएगा, थोड़ा समझ पा रहे हैं हम? तो क्या बेटा हम रेजिस्टेंस बढ़ा के पावर को कम कर सकते हैं? सोचो, इसको समझो, नहीं तो फिर पूछो नहीं आ रहा सर तो प्लीज बेटा रिपीट अगेन। वापस रिपीट करता हूँ। मुझे पावर लॉस कम करना है, क्या करें हम बोल रहे हैं बेटा रेजिस्टेंस को बढ़ा दो तो पावर लॉस कम हो जाएगा। अब यहाँ से तो धोखा लगता है कि सर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से तो पावर बढ़नी चाहिए, बट क्या बेटा करंट भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? अरे करता है ना, हाँ या नहीं? यस सर। तो बेटा रेजिस्टेंस यदि बढ़ा तो करंट घटा। बेटा इन दोनों में से देखो एक क्वांटिटी तो घट रही है, एक बढ़ रही यस है, सर। बट क्या घटने वाली क्वांटिटी के स्क्वायर डिपेंडेंस है? यस सर। तो किसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? क्या घटाने का ही आएगा? समझ आ रहा है हमको? नहीं आ रहा? आ गया सर। वापस रिपीट कर देता हूँ, समझो। पता नहीं बच्चे और बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बेटा। सपोज करो एक क्वांटिटी है बेटा ए, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ एक्स वाई की कुछ वैल्यूज रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। इनिशियली मान लो x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू भी 1 है, तो a कितना आया? क्या 1 आ गया? अब हम बोल रहे हैं बेटा कि y को हमने डबल कर दिया, y को हमने 2 कर दिया, बट ऐसा सपोज करो कि x जो है वो y को डबल करने से x आधा हो जाता है, तो एरिया कितना हो जाएगा? क्या 1/2 हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस सर। तो बेटा समझो, हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट भी तो घटेगा, तो इसकी स्क्वायर डिपेंडेंस है, घटने का इफेक्ट ज्यादा है इस फॉर्मूले में, तो ओवरऑल पावर घट जाता है। और तुम लोगों को पता है बेटा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम एरिया को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट यूज कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो एरिया घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, प्लेट एरिया कैन बी रिड्यूस्ड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, हेंस डिक्रीज द पावर लॉस। तो ये बिटू ध्यान में रखना है हमको। ऑलराइट, ये नहीं भी समझे हम कि कैसे हुआ, तो बेटा पावर लॉस का फॉर्मूला तो आता ही, और ये लॉजिक ध्यान में रख लें। कोई आपसे पूछे कि किसी मेटालिक उसमें प्लेट में बेटा पावर लॉस कम करना है तो क्या करें, तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एरिया को घटाया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट इज पावर लॉस पूछ सकता है, पूछ दे हाउ पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड और एडी करंट इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो एडी के लॉस को मिनिमम करना है तो क्या कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो क्या आंसर होगा? हो सकता है बेटा वो एक ऑप्शन दे रेजिस्टेंस बढ़ाने से, और एक ऑप्शन में एरिया भी बढ़ाना दे दे, तो उनमें से एक ही करेक्ट होगा, और दो कुछ भी ऑप्शन दे दिए। मेरी बात समझ आ रही है हमको? हाँ नहीं कुछ भी बोले हम बेटा? यस तो सर। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। गुड। अब बेटा देखो इसके Yes, कुछ यूज होते हैं एडी करंट्स के स्पेसिफिक फिनोमिना के, जैसे कि बेटा एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बताया मैंने आपको,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वगैरह भी कई जगह काम आती है आपके पास में, स्पेशली गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज आता है आपके यहाँ पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो आपका रिफ्लेक्ट वगैरह करता है और जो रुकता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज लाई जाती है उसको मूव करते हुए को थोड़ा उस स्टेबल जगह रोकने के लिए। अदर देन दिस आपकी इंडक्शन फर्नेसेज भी होती है। इंडक्शन फर्नेस क्या किस तरह काम करती है बेटा? फर्नेस का मतलब बेटा जो नॉर्मल भट्टी होती है ना, बड़ी बड़े मतलब फर्नेस है जिनमें मतलब बड़े काम होते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स को, मतलब बेटा इंडक्शन फर्नेस में काम होता है, तुम्हें हीट बहुत ज्यादा चाहिए, हीट प्रोड्यूस करवानी होती है। तो बताओ पावर लॉस कम करवाऊं या ज्यादा करवाऊं? मोर पावर लॉस होना चाहिए ताकि हीट ना मिले। तो बेटा पावर लॉस खूब सारा होना चाहिए, तो इसका उल्टी एप्लीकेशन काम आती है। इंडक्शन फर्नेस में हीट बहुत प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो उसके लिए इन प्लेट्स में करंट खूब तेज तेज बहना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो। तो बेटा मैक्सिमम पावर लॉस करवाया जाता है इनमें हीट फर्नेसेज में। तो मैक्सिमम पावर लॉस करवाते हैं, पावर लॉस को बढ़ाते हैं वहाँ पे। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है पावर लॉस को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो जो हमने पावर लॉस को घटाना सीखा उसको उल्टा बता देंगे कि बड़ी बड़ी प्लेट्स लो, एरिया बहुत बड़ा लो, उनका लेंथ बहुत बड़ी लो और बड़े मैग्नेट्स लो, ताकि उसमें यदि वो फ्लो करेगी तो पावर लॉस बढ़ेगा उनमें। करेक्ट? यस सर। तो इस Yes, तरह sir. से बेटा ध्यान रखते हैं। तो ये इनके issue वगैरह होते हैं जिनको एक बार के लिए बेटा आप रीड करना, बुक से भी वन रीड करना है। इसको बहुत कुछ नहीं है, आपको इसी बेसिस पे बेटा इसके बारे में 2 लाइन लिखी होगी, तो एक बार पढ़ लेना जस्ट, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी चीज आपकी यहाँ से एक तो क्वेश्चन बनता है और हो सकता है आपसे कुछ बेसिक पूछ दे यहाँ से, वोल्टेज एडी करंट वगैरह ऐसा करके कुछ पूछ सकता है, देख सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, थोड़ा सा हम रीडिंग कर लगाएंगे बेटा बुक की भी इस पोर्शन की, तो आपको होल्ड अच्छा बनेगा इस टॉपिक में। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा विद अल्टरनेटिंग करंट, एसी चैप्टर के साथ में हम शुरू करेंगे कहानी को अगली क्लास में। ऑलराइट बेटा, कल 10 बजे आपका टेस्ट है, तो बेटा प्लीज टाइम पे ज्वाइन करें, मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा मैग्नेटिज्म वाला, और आज नहीं है वो टेस्ट आपका, आज की जगह कल लिया जाएगा, ठीक है? Yes, sir.